हेलो विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में कोशिका चक्र और सूत्री विभाजन से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। संवर्धन माध्यम कल्चर मीडियम में मानव कोशिकाओं के कोशिका चक्र की कुल अवधि लगभग कितनी होती है? 10 घंटे, 12 घंटे, 22 घंटे, 24 घंटे। उत्तर होगा 24 घंटे। मानव की कोशिका संवर्धन माध्यम में कोशिका चक्र 24 घंटे में कंप्लीट कर लेती है। कोशिका चक्र का सही क्रम क्या है? ये कोशिका चक्र का आरेख दिया हुआ है। कोशिका चक्र में 2 फेज होती है, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज में 3 फेज होती है, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। एम फेज में कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में 4 फेज होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो कोशिका चक्र का सीक्वेंस पूछा है, तो कोशिका चक्र में पहले ये G1 फेज आ जाएगी, उसके बाद में आ जाएगी S फेज, उसके बाद में आ जाएगी G2 फेज और उसके बाद में आ जाएगी M फेज। तो सीक्वेंस होगा G1 S G2 M। कोशिका चक्र अंतरावस्था इंटरफेज की प्रावस्थाएं फेजेज कौन सी है? G1 फेज, S फेज, G2 फेज, उपरोक्त सभी। इंटरफेज में 3 फेज आती है, पहली फेज आती है G1, उसके बाद में आती है S फेज और फिर आती है G2 फेज। निम्न में से कोशिका चक्र की सबसे लंबी प्रावस्था कौन सी है? इंटरफेज, प्रोफेज, एम फेज, टीलोफेज। उत्तर होगा इंटरफेज। कोशिका चक्र की कुल अवधि का 95% से भी अधिक समय इंटरफेज में व्यतीत होता है। कोशिका चक्र की एम प्रावस्था, एम फेज की प्रावस्थाएं फेजेज कौन सी है? G1 S G2, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, केवल प्रोफेज। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एम फेज में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज ये स्टेज आ रही है। इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन ब। जीनोड प्रावस्था के लिए कौन सा सही है? जीनोड प्रावस्था का मतलब हो गया कोशिका चक्र के फलस्वरूप बनने वाली संतति कोशिकाएं जब जीवन अवस्था से एग्जिट कर जाती है, बाहर निकल जाती है, तो इसे कहा जाता है जीनोड प्रावस्था या शांत प्रावस्था। इस अवस्था की कोशिकाएं विभाजन नहीं करती। हाँ, कभी कभी इन्हें आवश्यकता पड़ने पर विभाजन हो सकता है। और इस अवस्था की कोशिकाएं उपापचय रूप से सक्रिय होती है, जैसे हमारे शरीर की पेशी कोशिकाएं जो हृदय के अंदर पाई जाती है वो पेशी कोशिकाएं और तंत्रिका कोशिकाएं, ये जीनोड प्रावस्था में रहती है। इस प्रावस्था की कोशिकाएं जीवन प्रावस्था से बाहर एग्जिट निकल जाती है, सही बात है। इसे शांत अवस्था भी कहते हैं, यह भी सही है। इस प्रावस्था की कोशिकाएं उपापचय रूप से सक्रिय होती है, यह भी सही है। उपरोक्त सभी तीनों कथन सही है, तो उत्तर जाएगा इसका द। कौन सी कोशिका जीनोड प्रावस्था में होती है? हृदय कोशिका यह होती है, पेशी कोशिका भी होती है, विभज्योत की कोशिका यह नहीं होती है। उत्तर जाएगा ऑप्शन द। सूत्री विभाजन तथा डीएनए रिप्लिकेशन के बीच का अंतराल क्या कहलाता है? सूत्री विभाजन मतलब हो गया एम फेज और डीएनए रिप्लिकेशन होता है एस फेज में। तो इन दोनों के बीच में कौन सी फेज आती है? तो ये आती है G1 फेज। उत्तर जाएगा ऑप्शन ए। जीवन अवस्था के बारे में क्या गलत है? कोशिका उपापचय रूप से सक्रिय होती है, सही है। कोशिका लगातार वृद्धि करती रहती है, यह भी सही है। कोशिका डीएनए प्रतिकृतिकरण नहीं करती है, यह भी सही है। इस अवस्था के बाद समसूत्री विभाजन होता है, यह गलत है, क्योंकि जीवन अवस्था के बाद आती है एस अवस्था। कोशिका चक्र की किस प्रावस्था में डीएनए रिप्लिकेशन यानी प्रतिकृतिकरण होता है? तो यह होता है एस प्रावस्था में। एस प्रावस्था में डीएनए रिप्लिकेशन होता है, जिससे कोशिका में डीएनए की मात्रा डबल हो जाती है। यदि कोशिका चक्र के प्रारंभ में डीएनए की मात्रा सी है, तो एस फेज के बाद डीएनए की मात्रा क्या होगी? एस फेज में हो जाएगा डीएनए रिप्लिकेशन। यदि शुरू में डीएनए की मात्रा सी है, तो एस फेज में चूंकि डीएनए रिप्लिकेशन होगा तो डीएनए डबल हो जाएगा, तो डीएनए हो जाएगा एस फेज के बाद में हो जाएगा 2C। उत्तर जाएगा ऑप्शन ब। यदि कोशिका चक्र के प्रारंभ में गुणसूत्र संख्या n है, यानी कोशिका अगुणित है, तो एस फेज के बाद गुणसूत्र संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर याद रखना, एस फेज में डीएनए का रिप्लिकेशन तो होता है, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या में कोई चेंज नहीं होता, तो गुणसूत्र संख्या n ही रहेगी। उत्तर जाएगा ऑप्शन ए। सूत्री विभाजन की किस अवस्था में ER केंद्रक आवरण व केंद्रिक विलीन होना प्रारंभ कर देते हैं? आरंभिक प्रोफेज, बाद का प्रोफेज, आरंभिक मेटाफेज, बाद का मेटाफेज। उत्तर होता है ऑप्शन ब, बाद का प्रोफेज। ये बाद का प्रोफेज अवस्था का चित्र है, यानी लेट प्रोफेज का चित्र है। इसमें आप देख सकते हैं केंद्रिक यहाँ पर नहीं दिखाई देगी, केंद्रक आवरण जो है वो भी विलीन हो रहा है, ER इसमें नहीं है।
तर्करूपी तंतु लगे होते हैं क्रोमोसोम के अंत्यांश पर, क्रोमोसोम के काइनेटोकोर पर, क्रोमोसोम के सूत्र केंद्र पर, क्रोमोसोम के काइनेटोसोम पर। तो उत्तर जाएगा क्रोमोसोम के काइनेटोकोर पर। यह क्रोमोसोम का चित्र है, इसमें सेंट्रोमियर हो गया ये, और सेंट्रोमियर के साइड में ये डिस्क के जैसी रचना है, इन्हें कहते हैं काइनेटोकोर। इन काइनेटोकोर पर तर्कतंतु मतलब स्पिंडल फाइबर लगे होते हैं। सूत्री विभाजन की किस प्रावस्था में गुणसूत्र कोशिका की मध्य रेखा पर पंक्तिबद्ध हो जाते हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। उत्तर जाएगा मेटाफेज। यह मेटाफेज अवस्था का चित्र है, इसमें आप देख सकते हैं गुणसूत्र कोशिका की मध्य रेखा पर आकर पंक्तिबद्ध हो गए। सूत्री विभाजन की किस प्रावस्था में गुणसूत्र के सेंट्रोमियर का विखंडन होता है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। उत्तर जाएगा एनाफेज। एनाफेज स्टेज में गुणसूत्र के सेंट्रोमियर का विखंडन हो जाता है, जिससे संतति अर्धगुणसूत्र यानी क्रोमेटिड सेपरेट होकर के ध्रुव की ओर गमन करते हैं। इस प्रकार ये ध्रुव की ओर संतति अर्धगुणसूत्र या क्रोमेटिड जा रहे हैं। टीलोफेज के बारे में क्या सही है? केंद्र कार्बन पुनः बन जाता है, सही है। केंद्र पुनः प्रकट हो जाती है, ये भी सही है। गुणसूत्र असंघनित हो जाते हैं, ये भी सही है। उपरोक्त सभी। उत्तर जाएगा ऑप्शन द। यह टीलोफेज अवस्था का चित्र है, इसमें देख सकते हैं केंद्र आवरण पुनः बन गया, केंद्र पुनः आ गई और गुणसूत्र हो गया असंघनित। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कोशिका चक्र में भाग लेने वाली पादप कोशिका द्विगुणित अथवा अगुणित हो सकती है, यह कथन सही है। कोशिका चक्र में भाग लेने वाली जंतु कोशिका प्राय द्विगुणित होती है, यह कथन भी सही है। पादप कोशिका में कोशिका द्रव्य विभाजन कोशिका पट्टिका विधि के द्वारा होता है, यह कथन भी सही है। सभी कथन सही है, तो उत्तर जाएगा ऑप्शन ब। सूत्री विभाजन के टीलोफेज अवस्था में प्रत्येक ध्रुव पर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इस विभाजन के मेटाफेज अवस्था में क्रोमेटिड्स की संख्या क्या होगी? यह चित्र है मेटाफेज का, यह चित्र है एनाफेज का, यह चित्र है टीलोफेज का। और क्वेश्चन में दिया टीलोफेज स्टेज में इस ध्रुव पर भी 46 गुणसूत्र है, इस पर भी 46 गुणसूत्र है। तो मेटाफेज स्टेज में ये जो क्रोमेटिड है वो कितने होंगे? तो देख सकते हैं एनाफेज में ये क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं और ध्रुव की ओर जाते हैं, फिर ये क्रोमेटिड ही यहाँ पे जाके गुणसूत्र बन जाते हैं आगे जाके। तो यहाँ पे 46 + 46 हो जाएंगे 92, यानी यहाँ पर टोटल क्रोमेटिड हो जाएंगे 92। एकल कोशिका से 128 कोशिका बनने के लिए कितनी बार सूत्री विभाजन होंगे? 7 बार, 127 बार, 128 बार, 32 बार। तो पहली बार विभाजन होगा तो 1 से बनेगी 2, फिर दूसरी बार विभाजन से बन जाएगी 2 से 4, तीसरी बार विभाजन से बन जाएगी 4 से 8, चौथी बार विभाजन से बन जाएगी 8 से 16 कोशिकाएं। उसके बाद पांचवी बार विभाजन से बन जाएगी 16 से 32 कोशिकाएं, छठी बार विभाजन से बन जाएगी 32 से 64 कोशिकाएं, और सातवीं बार जो विभाजन होगा तो बन जाएगी 64 × 2 बराबर 128 कोशिकाएं। तो टोटल 7 बार विभाजन जब होगा तब एक कोशिका से 128 कोशिकाएं बन जाएगी।